कहानी की शुरुआत अमृता सिंह की गाड़ी के एक संकरे पहाड़ी रास्ते पर चलने से होती है। बादलों से भरा आसमान चारों ओर हल्की मटमैली रोशनी बिखेर रहा है। सड़क के दोनों ओर घना चीड़ का जंगल फैला हुआ है। उसकी पुरानी गाड़ी के संघर्षपूर्ण इंजन की आवाज दूर से आती हवा की सीटी में मिल जाती है। त्यागी हुई केमिकल फैक्ट्री दशकों से पहाड़ी पर एक घाव की तरह खड़ी थी। भीकनपुर के लोग इसे जहर का दिल कहते थे। एक ऐसी जगह जो जिंदगियों को निगलती और दुस्वप्न उगलती थी। लेकिन अमृता सिंह दुस्वप्नों पर विश्वास नहीं करती थी, कम से कम तब तक जब तक वह खुद एक में नहीं घुस गई। गाड़ी के अंदर अमृता हीटर को एडजस्ट करती है और बगल की सीट पर फैले कागजों पर नजर डालती है। फैक्ट्री का नक्शा, पुराने अखबारों की कतरने जिनमें रहस्यमयी मौतों का जिक्र है, और फैक्ट्री के जहरीले कचरे की तस्वीरें जो पास की नदियों में बह रही थी। केमिकल लीकेज, मौतें और अब कोई राक्षस। परफेक्ट। ऐसी ही कहानियां लोग चाव से पढ़ते हैं। सड़क और संकरी और खड़ी हो जाती है। कहीं दूर एक कौवा कांव कांव करता है और अमृता का स्टीयरिंग व्हील पर पकड़ और कस जाता है। जंगल और गहराता है, जैसे पेड़ सड़क के ऊपर कंकाल जैसे हाथ फैला रहे हों। उसने खुद से कहा कि यह बस एक कहानी है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जंगल उसे दूसरी कहानी सुनाना चाहता है। उसकी गाड़ी एक गड्ढे पर उछलती है और वह बड़बड़ाती है। आगे भीकनपुर के जर्जर मकानों का सिलसिला धुंध की हल्की परत में ढका हुआ दिखने लगता है। अमृता धीरे धीरे गांव की गलियों से गाड़ी चलाती है। उसकी गाड़ी की आवाज ही एकमात्र ध्वनि है जो इन स्थिर और खाली गलियों में सुनाई देती है। घर जर्जर हैं, खिड़कियां अंधेरी। एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बुजुर्गों का एक समूह बैठा है। उनके चेहरे चिंता और उम्र की लकीरों से भरे हुए हैं। दरवाजों के पीछे से बच्चे झांकते हैं, उनकी आंखों में डर झलक रहा है। भीकनपुर कोई गांव नहीं था, यह एक चेतावनी थी। हर ईंट, हर दरार एक ही संदेश फुसफुसाती थी, यहां से दूर रहो। अमृता एक चाय की दुकान के पास अपनी गाड़ी रोकती है। वह बाहर निकलती है। उसके कंधे पर उसका कैमरा बैग लटका हुआ है। गांव वाले उसे देखते हैं और उनकी बातचीत अचानक रुक जाती है। नमस्ते अंकल, क्या आप बता सकते हैं कि राठौर केमिकल प्लांट कितनी दूर है? बुजुर्ग एक दूसरे को चिंतित नजरों से देखते हैं। उनकी चुप्पी में बहुत कुछ छिपा हुआ है। आखिरकार एक छड़ी पकड़े बुजुर्ग बोलता है, तुम वहां क्यों जाना चाहती हो बेटी? वो जगह अभिशप्त है। मैं एक पत्रकार हूँ, मैं ये समझना चाहती हूँ कि वहां क्या हुआ था। केमिकल स्पिल, मौतें। कुछ समझने की जरूरत नहीं है, इसे भुला देना ही बेहतर है। एक युवा आदमी हिचकते हुए आगे आता है। उसकी आवाज धीमी है, जैसे कोई सुन न ले। राक्षस अब वहां रहता है। जहर ने उसे ऐसा बना दिया है, वह अब इंसान नहीं है। राक्षस? एक दानव? हम उसका नाम नहीं लेते। अगर तुम्हें अक्ल है तो अभी लौट जाओ। तनाव महसूस किया जा सकता है। अमृता कुछ पल के लिए झिझकती है, लेकिन फिर उन्हें धन्यवाद देती है और अपनी गाड़ी की ओर लौट जाती है। जैसे ही वह गांव से बाहर जाती है, गांव वाले उसे जाते हुए देखते हैं। उनके चेहरे ऐसे हैं जैसे वे उसकी नियति का शोक मना रहे हों। फैक्ट्री विशाल है। इसकी दीवारें सालों के केमिकल रिसाव से काली और दागदार हैं। टूटी हुई चिमनियां अंधेरे आसमान में कंकाल जैसी उंगलियों की तरह खड़ी हैं। मैदान में इधर उधर हरे और इंद्रधनुषी रंग की जहरीली पानी की झीलें दिख रही हैं।
कभी यह क्षेत्र का गर्व हुआ करती थी, प्रगति का प्रतीक, लेकिन अब यह लालच और विनाश का स्मारक थी, जिसका जहर जमीन, पानी और यहां रहने वालों की कहानियों में समा चुका था। अमृता अपनी गाड़ी से बाहर निकलती है, अपनी टॉर्च को कसकर पकड़ती है। हवा में केमिकल की तीखी गंध है, जिससे वह खांसने लगती है। वह गेट के पास जाती है। वह गेट को धक्का देती है। इसकी चरमराहट अजीब तरीके से शांत हवा में गूंजती है। अंदर फैक्ट्री खड़ी है। इसकी टूटी हुई खिड़कियों के अंदर जंग खाई मशीनें दिख रही हैं। फैक्ट्री सिर्फ वीरान नहीं लग रही थी, यह भूखी महसूस हो रही थी, जैसे यह किसी मूर्ख का इंतजार कर रही हो जो इसके अंदर कदम रखे। अमृता एक पल के लिए रुकती है, फिर अंदर जाती है। उसके बूट तेल जैसे पानी की गंदी झील में छप छप करते हैं। वह अपनी टॉर्च की रोशनी आगे की ओर चमकाती है, जो अंधेरे को चीरती है। छायाएं खिंचती और हिलती हैं, जैसे वे जिंदा हों। केमिकल प्लांट का अंदरूनी हिस्सा पाइप्स, टैंकों और मशीनों का भूल भुलैया है। दीवारें जंग लगी धारियों से सजी हैं और फर्श पर काले तरल की चिपचिपी झीलें चमक रही हैं। हवा नम और तेज धातु जैसी गंध से भरी हुई है, जिससे अमृता अपनी नाक ढक लेती है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, यह प्रगति का कब्रिस्तान थी। मशीनें इसकी हड्डियां थीं और केमिकल के दाग इसका खून, और कहीं गहराई में इसका दिल अब भी धड़क रहा था। अमृता सावधानी से चलती है। उसकी टॉर्च जंग लगे टैंकों और टूटे हुए कंट्रोल पैनलों पर चमकती है। दीवारों पर चेतावनी के साइन लगे हैं, जिन पर खतरा विषैला लिखा है। वह एक टैंक के सामने रुकती है, जिसका ढक्कन थोड़ा खुला है। एक मोटा चिपचिपा तरल बाहर निकल रहा है, जो अप्राकृतिक हरे रंग का है। इस जगह को सालों पहले गिरा देना चाहिए था। फ्लैश कमरे को कुछ सेकंड के लिए उजागर करता है और उसे एक पल के लिए एक कोने में कोई आकृति खड़ी हुई लगती है। वह जल्दी से टॉर्च उस दिशा में घुमाती है, लेकिन वहां कुछ नहीं है। शांत रहो, ये बस परछाई है। वह प्लांट के और गहराई में जाती है। उसके बूट मेटल के फर्श पर गूंजते हैं। अचानक उसे एक हल्की आवाज सुनाई देती है, गहरी गुर्राने की आवाज। अमृता रुक जाती है। उसकी टॉर्च कांप रही है। उसने खुद को समझाया कि यह हवा है, पाइप्स की आवाज है या बिल्डिंग का बैठना है, लेकिन गहराई में वह जानती थी यह कुछ और है। वह अकेली नहीं थी। गुर्राहट फिर से होती है, इस बार और तेज। अमृता की सांसें तेज हो जाती हैं। वह चारों ओर अपनी टॉर्च चमकाती है। हल्की रोशनी में टा है। वह देखती है कि परछाई खिसक रही हैं, जैसे कोई विशाल चीज उसकी नजरों से बाहर सरक रही हो। अमृता धीरे धीरे गुर्राहट की आवाज की ओर बढ़ती है। उसकी टॉर्च उसके कांपते हाथ में झूल रही है। गुर्राहट धीमी पड़ जाती है और उसकी जगह एक अजीब सन्नाटा ले लेता है। जितनी गहराई में वह गई, हवा उतनी ही भारी होती गई। यह सिर्फ केमिकल्स की वजह से नहीं था,
यह कुछ और था, पुराना, गहरा, जो फैक्ट्री की दीवारों में समा चुका था और वहां से निकलने से इनकार कर रहा था। वह एक विशाल कमरे में प्रवेश करती है जो रिएक्टरों से भरा हुआ है। ये रिएक्टर ऊंचे हैं, उनके धातु की सतह जंग खाई हुई है। पाइपों से काले तरल की पतली धाराएं रिस रही हैं, चेतावनी संकेत टेढ़े हैं और उनकी पेंट उखड़ चुकी है। अमृता की टॉर्च की रोशनी एक रिएक्टर के नीचे भरे तरल की झील पर पड़ती है। सतह हल्के से लहराती है, जैसे उसमें कुछ चल रहा हो। वह डर और जिज्ञासा के बीच झुककर इसे करीब से देखती है। ये चीज आखिर है क्या? तरल अचानक बुलबुलाने लगता है और उससे हरे रंग की भाप उठती है। अमृता झटके से पीछे हटती है और खांसते हुए अपनी गला पकड़ लेती है और उसकी टॉर्च जमीन पर गिर जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब वह टॉर्च उठाती है तो उसकी रोशनी एक दीवार पर काले कीचड़ से बने एक हाथ के निशान पर पड़ती है। यह हाथ का निशान विशाल है, किसी इंसान के हाथ से कहीं बड़ा। धातु के रगड़ने की आवाज उसे तुरंत घुमा देती है। छाया में कुछ बड़ा हिल रहा है। गुर्राहट फिर लौट आती है, गहरी और भयानक। अमृता धीरे धीरे पीछे हटती है। उसकी टॉर्च झपकती है और कमरा अचानक ठंडा महसूस होने लगता है। अमृता रिएक्टर रूम से भागते हुए खाली गलियारों में दौड़ती है। उसकी सांसें भारी हैं और वह बार बार अपने कंधे के ऊपर पीछे देखती है, जैसे छायाएं उस पर हमला करने वाली हों। वह एक छोटे कमरे में घुसती है और पीछे का दरवाजा जोर से बंद कर देती है। ब्रेक रूम फैक्ट्री के अतीत का एक अवशेष था। समय ने इसे नहीं छुआ था, लेकिन जीवन इसे छोड़ चुका था। जंग लगी कुर्सियां, पलटे हुए मेज और दीवारों पर कतार में रखे लॉकर, उनके दरवाजे ऐसे खुले थे जैसे भूखी मुंह हो। अमृता दरवाजे के सहारे झुकती है और अपनी सांसें संभालने की कोशिश करती है। उसकी टॉर्च कमरे के धूल भरे इंटीरियर पर रोशनी डालती है। दीवारों पर फीके पड़े पोस्टर लटके हुए हैं। एक में लिखा है, सुरक्षा पहले, आपकी जान मायने रखती है। सुरक्षा पहले। हाँ, ये उन लोगों से कहो जो यहां मरे। वह एक मेज की ओर बढ़ती है जहां एक जंग लगा लंच बॉक्स रखा है। अंदर एक सड़ी हुई, आधी खाई हुई रोटी है, जैसे कोई जल्दी में इसे छोड़कर गया हो और कभी वापस नहीं आया। उसकी टॉर्च की रोशनी कमरे के एक कोने में एक लॉकर पर पड़ती है, जिसका दरवाजा थोड़ा खुला है। अंदर कुछ चमकता है। अमृता सावधानी से लॉकर की ओर बढ़ती है और उसे पूरी तरह खोलती है। अंदर उसे एक पुरानी डायरी मिलती है, जिसका चमड़े का कवर नमी के कारण विकृत हो चुका है। वह पन्ने पलटती है और पढ़ते हुए उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। मजदूर रिसाव के बारे में लिखते थे, जलने के निशान, वो खांसी जो कभी बंद नहीं हुई। और फिर उन्होंने उस आदमी के बारे में लिखा जिसने मरने के बाद भी फैक्ट्री नहीं छोड़ी। रिसाव ने उसे बदल दिया। हमने उसे रिएक्टर रूम में बंद कर दिया, लेकिन वह बाहर आ गया। वह अब इंसान नहीं रहा, वह राक्षस बन गया। उसके हाथ कांपते हैं जब वह डायरी बंद करती है। दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज गूंजती है।
भारी गीले कदम। अमृता रुक जाती है। उसकी टॉर्च की रोशनी झपकती है और दरवाजा हल्के से चरमराता है। ब्रेक रूम का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। अमृता पीछे हटती है, अपनी टॉर्च को हथियार की तरह पकड़े हुए। कमरे में छायाएं फैल जाती हैं जब कुछ विशाल दरवाजे से अंदर आता है। वह वही था, एक दो स्वप्न, मांस, धातु और जहर से बना हुआ। वही चीज जिससे मजदूर डरते थे, वही जिसे उन्होंने राक्षस कहा था। राक्षस कमरे में कदम रखता है। उसका विशाल शरीर झुका हुआ है, जैसे वह छत के नीचे फिट होने की कोशिश कर रहा हो। उसकी त्वचा सफेद और सूजी हुई है। उसकी नसें जहरीली काली हैं। उसका सिर नुकीली धातु की पाइपों और मुड़ी हुई जड़ों से घिरा हुआ है, जैसे फैक्ट्री ने उसे अपना हिस्सा बना लिया हो। ये मेरी जगह है, तुम यहां नहीं आ सकती। अमृता का दिल जोरों से धड़कता है और वह पीछे हटती है। राक्षस का सिर हल्का सा झुकता है। उसकी हरकतें धीमी और जानबूझकर की गई लगती हैं, जैसे शिकारी अपने शिकार से खेल रहा हो। उसका पंजा दीवार पर खरोंचता है, जिससे धातु पर गहरे निशान पड़ते हैं। राक्षस एक कदम आगे बढ़ता है। उसका विशाल शरीर पूरे कमरे में छाया कर देता है। उसकी आवाज गहरी और भयानक है, हर शब्द जहर से भरा हुआ। ये सच नहीं हो सकता। सब मर चुके हैं, तुम भी मरोगी।